आगे जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम क्या होती हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और मूल सर्वनाम शब्द पूछ ले तो वो कितने होते हैं, तो मूल सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो 11 होते हैं कामता प्रसाद के द्वारा। तो आइए निकालें नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। मूल सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। सर्वनाम की संख्या की बात करें कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो संख्या बराबर लिखें 6। संख्या कितनी होती है, 6। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आइए लिखें इसके प्रकार। प्रकार की बात करें, प्रकार कौन कौन सी होती हैं, तो प्रकार तो पहला इसका जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा इसका जो भेद है वो है संकेतवाचक और इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक को देखें पर आगे कंटिन्यूअस करते जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती हैं। पुरुष से पता पड़ती है कि पुरुष के लिए प्रयोग किया गया होगा, कोई पुरुष हो। संकेत का मतलब किसी को संकेत देना हो। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में। पुरुष की बात करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो नंबर 1 प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा है उत्तम या अन्य पुरुष। इसको लिखें अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष के अंदर कौन कौन आते हैं और मध्यम पुरुष के अंदर कौन कौन आते हैं और अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन आते हैं। तो प्रथम पुरुष के अंदर आती हैं मैं और हम। तो लिखें इसके आगे मैं और मैं का ही बनेगा क्या, मैं के जो बनेंगे मैं मुझे मेरा। और हम के क्या बनेंगे, तो हम हमें और हमारे। तो 2 लोग आते हैं प्रथम पुरुष के अंदर, मैं मुझे मेरा, हम हमें हमारे। तो ये क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में आता है तुम और तुम को क्या कहते हैं, तू और इसी को कहते हैं हम आप। तो ये किसके अंदर आता है, मध्यम पुरुष के अंदर आता है। तू, तुम, तू, आप, मैं मुझे मेरा, हम हमें हमारे। अब ऐसे कैसे पहचानेंगे कि जो मैं है वो प्रथम पुरुष ही है या हम है वो प्रथम पुरुष है। इसको मध्यम पुरुष में क्यों नहीं रखा और तुमको प्रथम पुरुष में क्यों नहीं रखा। तो आप एक बात बताएं, जो प्रथम पुरुष है, प्रथम का मतलब पहला व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति अपनी बात को कहता है या सुनता है, तो पहला व्यक्ति जो होगा वो अपनी बात को कहेगा और दूसरा उसे सुनेगा। तो पहला या तो मैं कहूंगा या हम कहेंगे, सुनेगा कौन, तुम सुनोगे या आप सुनेंगे। तो ये प्रथम पुरुष के अंदर आता है और ये मध्यम पुरुष के अंदर आता है। अब अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो अन्य पुरुष की हम बात करें, अन्य पुरुष के अंदर तो वह और वह उससे, उसके, वे, उन्हें,
वे, उन्हें और उनके, उनके, यह, इसे और इसके, यह, इसे, इसके, ये किसके अंदर आते हैं? ये अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे। इसे कहते हैं यू, आई और वी। तो ये प्रथम पुरुष के अंदर, ये मध्यम पुरुष के अंदर और ये अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। बे हो, उन्हें हो, उनके हो, बे हो, उन्हें हो, उनके हो, तो ये क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। और मध्यम पुरुष में कौन आता है? तू, तुम, आप, तू, तुम, आप। और प्रथम पुरुष के अंदर आता है मैं, मुझे, मेरा। तो ये तो हुए इसके। अब बात करें हम संकेतवाचक, संकेतवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो यहां पे लिखे हैं ये, वह, यह, वह, ये, वो, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। अब आप कहेंगे सर कि यह तो इसमें भी है और ये यहां पर भी है। अब मैं एक सेंटेंस लिखूं, एक सेंटेंस लिखें हम, जैसे हम बात करें, जैसे उदाहरण से समझें, जैसे, 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 यह, मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा पेन है। चलो पेन लिखेंगे, कलम है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। और यहीं पर लिखें यह, जैसे, जैसे, यह पेन, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। वहीं पर लिखें वह घड़ी, वह घड़ी तुम्हारी है, वह घड़ी तुम्हारी है। ये चारपाई, यह चारपाई उसकी है, उसकी है, ये चारपाई उसकी है। वहीं पर लिखें वह तुम्हारी घड़ी है, वह तुम्हारी घड़ी है, वह तुम्हारी घड़ी है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये निश्चयवाचक वाला हुआ और ये कौन सा हुआ? पुरुषवाचक वाला हुआ। तो इसको पहचानने का एक तरीका है। इसको कैसे पहचानेंगे आप? जरा एक बात देखें, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब आप देखें कि जो मेरा है, मेरी है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, हमारा है, हमारी है, ये किसके पास आया? कर्ता के पास, बिल्कुल कर्ता के पास, कर्ता के पास। अब इधर देखें, मेरा है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारे है, हमारी है, ये किसके? ये वाक्य के अंत वाला जो व्यक्ति है उसके पास आया। यदि उसके पास आए तो क्या संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है? उससे पहले आ जाए, पहले वाले के पास आ जाए, देखो पहले वाले शब्द के पास में मेरा है, मेरी है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, हमारे है, तो इससे इसके पास आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि यही शब्द मेरा है, मेरी है, हमारा है, हमारी है अंत वाले के पास में आ जाए तो क्या कहलाएगा? संकेतवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब ये क्यों आए, कैसे आए? मैं कह दूं यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो मैंने निश्चित कर दिया उस चीज को कि यह पेन वास्तव में मेरा है। और यहां पे मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, यहां पर निश्चित नहीं हुआ, वास्तव में पेन मेरा है, वास्तव में घड़ी मेरी है, लेकिन यहाँ पे क्या निश्चित नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं कह दूं वह घड़ी तुम्हारी है, तो जो वो घड़ी है वो किसकी है? निश्चित ही तुम्हारी है। तो ये था निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे हम जो तीसरा देखेंगे तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम देखते हैं अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो इसकी बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें कौन कौन से होते हैं, लिखें तो हेडिंग डाल लें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई, कुछ, कोई ना कोई, कोई कुछ, कोई ना कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? तो लिखें जैसे कि हम बात करें दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है। और लिखें मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पे निश्चित नहीं हुआ कि कुछ हैं। कुछ का मतलब होता है कि मेरे पास पता नहीं कितने हैं, और दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है तो ये बात निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन खड़ा है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो हमारा चौथा आएगा, इसका चौथे की हम बात करें कि चौथा इसका प्रकार कौन सा है, तो चौथा हमारा जो प्रकार है इसका सर्वनाम का अगला जो भेद हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम की बात करें जो स्वयं की बात करें, जैसे आप स्वयं, या तुम। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो एक बात पहले बताई थी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम था और मध्यम पुरुष था तो उसमें भी तो आप और स्वयं और तुम आया था, लेकिन अब निजवाचक सर्वनाम में भी आप स्वयं तुम आया है। तो दोनों को उदाहरण देखें। जैसे बात करें जैसे आप लिखें मैं इस कार्य को स्वयं कर लूँगा। अगला लिखें यहाँ पे तुम अपने घर जाते हो। और मैं लिखूं मैं वे अपने आप चले जाएंगे। वे अपने आप चले जाएंगे। अब जरा इधर ध्यान दें। जैसे हम बात करें निजवाचक सर्वनाम, अब निज का मतलब है अपनी निजता के लिए, अपने स्वयं के लिए करे बात। जैसे मैं करूं मैं इस कार्य को स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप इस काम को कर लूंगा, वे अपने आप घर चले जाएंगे। तो वो स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। और यहां पर तुम अपने घर जाते हैं, तुम अपने घर जाते हो, तुम अपने घर जाते हो। तो ये क्या है? तुम अपने घर जाते हो, तो ये स्वयं नहीं कर रहा है इस काम को। और यहाँ पर क्या है? स्वयं की बात आ रही है कि मैं इस काम को अपने आप कर लूँगा, मैं अपनी पुस्तक अपने आप पढ़ लूँगा। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। और ये जो सेंटेंस आएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है उसके अंदर आएगा। तो इसको इरेज करने के बाद अगला हम जो देखेंगे वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात करें वो कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? वो अगला है संबंध। लिखें संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा
संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक जो, सो, वो, जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी, जो, सो, वो, जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी। मतलब समझे कैसे? कि जो संबंध बताए, जो रिलेशन बताए, कैसे? जैसे हम बात करें जैसे संबंध कैसे बताएगा? संबंध की अगर हम बात करें, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, अब देखें कि जिसकी और उसकी, तो जिससे उसकी क्या है? संबंध बताया जा रहा है। और लिखें, जैसे मैं बात करूं, जो पढ़ेगा सो मास्टर बनेगा, जो पढ़ेगा सो मास्टर बनेगा। तो जो और सो क्या है? संबंध बता रहे हैं। अगला लिखें एक और, जैसी करनी, वैसी भरनी, तो जैसी तैसी, या फिर क्या वैसी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा सो मास्टर बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या बताया रहा है? संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया? संबंध बताया जा रहा है। अगला जो इसका सर्वनाम का जो अगला भेद है वो छठा है, तो उस पर हेडिंग डालें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? तो लिखें, जैसे क्या, कब, कौन, क्यों, ये सब किसके अंदर आते हैं? आदि। किसके अंदर आते हैं? जितने भी WH फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। मैं कहूँ आपसे, जैसे आपका क्या नाम है? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के बारे में बात करे, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अब आपका क्या नाम है? तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा? क्या, कब, कौन, कैसे, WH फैमिली, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर जो उससे एक से दूसरे का संबंध बताया जा रहा है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो फल पाएगा, तो जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सर्वनाम के जो मूल शब्द होते हैं वो 11 होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्द 11 कौन कौन से होते हैं मूल सर्वनाम शब्द? तो वो लिखें, जैसे हम बात करें मूल सर्वनाम शब्द, मैं, तू, यह, वह, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ,
कौन, कौन क्या, कौन क्या। तो हमने देखा कि हिंदी के अंदर सर्वनाम, सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। कामता प्रसाद ने बताया कि मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये मूल सर्वनाम शब्द हैं। यहीं से प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा मूल सर्वनाम शब्द नहीं है। तो एक बार और देखें, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये मूल सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम बात करें, जैसे उदाहरण लें, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे गाय, गाय काली है, गाय काली है। अब इसमें जो काली शब्द है वो क्या है? लाल है, पीली है, भूरी है। तो जो ये शब्द है ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। और ये गाय की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। किसकी? गाय की। तो गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई है वो विशेष्य है। और किससे विशेषता बताई जा रही है? काली, पीली। दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे हम बात करें दूसरे उदाहरण की, इमारत, इमारत ऊंची है, इमारत ऊंची है, इमारत ऊंची है। अब ऊंची की हम बात करें तो ऊंची क्या है? विशेषण, क्योंकि उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये तो है हमारा क्या? विशेषण। ऊंची क्या है? विशेषण। और इमारत क्या है? तो इमारत है विशेष्य। इमारत क्या है? विशेष्य। तो इमारत है विशेष्य। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा, अब संज्ञा क्या है इसमें? गाय, इमारत क्या है? संज्ञा है। तो इसकी तो विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा शब्द है वही क्या है? विशेष्य है। वो क्या है? विशेष्य है। और विशेषता किससे बताई? ऊंची से, काली से। तो ये क्या हो गया? विशेषण। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार। तो प्रकार की बात करें, विशेषण की पहल प्रकार। तो विशेषण जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखें, एक एक को डिटेल से देखते हैं। तो पहले प्रकार की हम बात करें तो पहला प्रकार हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है गुणवाचक विशेषण? बेस बात से ही पता पड़ रहा है, गुण, किसी का गुण हो, किसी का गुण हो और उसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो देखें इसके अंदर हम लिखें, जैसे रंग, रंग हो, दोष हो, रंग हो, दोष हो, गुण हो, आकार हो, आकार हो, विकार हो, विकार हो, दशा हो, दशा हो, दिशा हो, दिशा हो। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे किसी का रंग हो, काला है, पीला है, नीला है, हरा है, भूरा है, तो ये क्या? उसका रंग है। दोष है, बुरा है, अच्छा है, तो ये क्या? उसके गुण है, उसके गुण है। आकार है, कोई बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ठिगना है, तो ये क्या? उसका आकार है। विकार है, उसको कोई दोष है, उसके अंदर क्या दोष है, उसकी दशा कैसी है, उसकी दशा बैठने की स्थिति कैसी है, तो उसकी दिशा कैसी है, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे बात करो, उदाहरण लें, उदाहरण की बात करें, जैसे 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 हम बात करें ग्रामीण, ग्रामीण, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, नुकीला, नुकीला। ग्रामीण है, क्षेत्रीय है, नुकीला है। और क्या जो तेज होता है, जैसे लाल है, लाल है, पीला है, पीला है, नीला है, ये रंग है उसके। आकार बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, अमीर है, गरीब है। और क्षेत्रीय होता है, ग्रामीण होता है। और क्या हो सकता है? जैसे हम बात करें उसकी विशेषण, क्योंकि उसकी विशेषता कैसे बताई जाएगी?
उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से, जैसे ग्रामीण है, अब ग्रामीण की हम बात करें तो ग्रामीण क्या, ग्रामीण होना भी क्या है, उसके अंदर एक गुण है। और क्षेत्रीय, जो क्षेत्र में रह रहा है, क्षेत्रीय हो शहरी हो, तो क्षेत्र में रह रहा है तो वो क्या, उसका गुण है नुकीला, कोई चीज़ नुकीली है, शार्प है, तो उसका गुण है नुकीला होना। लाल है तो लाल भी क्या, उसका अंदर उसके क्या गुण है, लाल होना। पीला, पीला गुण है उसका। नीला हो तो उसका गुण है, तभी तो नीला है। बड़ा है तो बड़ा होने का क्या है, गुण है। छोटा है, गुण है। अमीर है, गरीब है, ये भी गुण के अंदर आते हैं। ईमानदार, शहरी है, ईमानदार है, ईमानदार है। बेईमान है, बेईमान है। चालाक है, चालाक है। चतुर है, चालाक है, चतुर है। मूर्ख है, मूर्ख है। तो ये भी क्या है, गुण है। मूर्ख होना भी क्या है, एक गुण है। चालाक, चालाक होना भी क्या है, एक गुण है। चतुर होना भी क्या है, गुण है। तो ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंदर। दूसरा हम इसका जो प्रकार देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बाद, वो अगला, इसको इरेज करा, इरेज करने के बाद देखते हैं हम इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें इसका दूसरा प्रकार कौन सा है, गुणवाचक विशेषण के बाद। गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा जो प्रकार है इसका, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो हेडिंग डाल लें नंबर 2 डालकर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो देखें, लिखें संख्यावाचक नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो, फिक्स हो, कोई चीज़ क्या हो, फिक्स हो। और अनिश्चित क्या होती है कि कोई चीज़ फिक्स ना हो, कोई चीज़ फिक्स ना हो। तो देखें कौन कौन से हैं। पहला लिखें निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से हैं, तो जैसे हम बात करें इसके निश्चित संख्यावाचक के अंदर भी इसके क्या है, प्रकार हैं। तो जैसे पहला कौन सा, गणनावाचक। गणनावाचक। अब गणनावाचक कैसे होती है, संख्या भी निश्चित कई तरीके से होती है। जैसे गणनावाचक, गणनावाचक की बात करें तो गणना में क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू डैश। ये क्या किसके अंदर आते हैं, गणनावाचक के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके क्या की जाती है, उसकी गणना की जाती है, गणना की जाती है। और क्या निश्चित संख्या है, 1 हो 2 हो 3 हो, तो क्या एक निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अंदर जाके पूछ ले तो कौन सा, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कौन सा, गणनावाचक है। दूसरे की हम बात करें जैसे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक, तो वो कौन सा है, जैसे आवृत्ति कैसे होती है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना और 5 गुना, 2 गुना और 5 गुना। तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की हम बात करें कि 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो क्या हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उसी चीज़ का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है वो चीज़। कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो किसके अंदर आते हैं, आवृत्तिवाचक के अंदर आते हैं। आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरे की हम बात करें तो कौन सा है, समुदायवाचक। 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 समुदायवाचक की बात करें हम तो समुदायवाचक कौन सी होती हैं, ग्रुप में हो, क्या हो, ग्रुप। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप से, क्या, किससे, ग्रुप से। कोई चीज ग्रुप में हो तो वो कौन सी है, जैसे बात करें 4 5 4 5 8 8 और आगे को अप टू डैश 10 9 100
तो ये किसके अंदर आते हैं? समुदायवाचक के अंदर आते हैं। ये समूह में है क्योंकि 4 लोग क्या होंगे, ग्रुप होगा उनका, 5 लोग का ग्रुप होगा, 8 का होगा, 10 का होगा, 9 का होगा। तो ये क्या है? समुदायवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगले की हम बात करें डी, तो अगला डी होता है हमारा, जैसे बात करें उसकी प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। अब प्रत्येकवाचक क्या होता है? कोई चीज़ का प्रत्येक हो, जैसे हर दिन, प्रत्येक, हर दिन है, प्रत्येक है। कहते हैं ना, हर दिन मैं इस कार्य को हर दिन कर सकता हूँ। वो मीरा हर दिन विद्यालय जाती है, तो किसके? प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति वहां जाता है, तो किसके अंदर? प्रत्येक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगले की हम बात करें डी, तो डी कौन सा होता है? तो हमने देखा गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और कौन सा? क्रमवाचक। अगले की हम बात करें क्रमवाचक, तो क्रमवाचक। अब क्रमवाचक कौन सा होता है कि 1 क्रम, 2 क्रम, 3 क्रम, 4 क्रम, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो क्रम, तो पहला कहते हैं पहला व्यक्ति है, पहले के बाद कौन सा? दूसरा है, दूसरे के बाद कौन सा है? तीसरा है, और तीसरे के बाद कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा। अब एक बात देखें, इसमें चारों के चारों में हमने देखा 5 गणनावाचक, आवृत्ति और समुदाय और प्रत्येक और क्रमवाचक, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इन सब में क्या है? एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या है। 1 है, 2 है, निश्चित बोल दिया हमने। 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना, तो निश्चित बोल दिया। 4 है, 5 है, 8 है, तो एक निश्चित बोल दिया। अगला है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो क्या हमने? निश्चित बोल दिया। अब हम बात करें कि इसकी कैसे पहचान करेंगे, तो जैसे बात करें गणना की, तो गणनावाचक, तो गणना कैसे की जाती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे गणना की जाती है। अगला आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है लगातार फ्रीक्वेंसी करना, फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो ये किसके अंदर आते हैं? आवृत्तिवाचक के अंदर आते हैं। समुदायवाचक, समुदाय का मतलब होता है ग्रुप से। समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप से, जैसे 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये किसके अंदर आते हैं? समुदाय। समुदाय का मतलब है ग्रुप। तो एक आदमी का ग्रुप नहीं होता, 2 का नहीं, 3, 4, 5 लोगों का क्या होता है? ग्रुप होता है, एक अधिक लोगों का ग्रुप होता है। प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक का मतलब होता है हर दिन, हर दिन या प्रत्येक। अगला क्रमवाचक, क्रम का मतलब होता है जैसे पहला व्यक्ति, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये क्या है? क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला हम जो देखेंगे वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो हेडिंग डाल लें यहाँ पर, अनिश्चित, 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 अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? इनकी अगर हम बात करें, जैसे कोई चीज़ संख्या क्या ना हो? निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। जैसे हम बात करें कोई, कोई कुछ, कोई कुछ, जैसे मैं कह दूं राधा, राधा कुछ रुपए लाई, राधा कुछ रुपए लाई। मैं कह दूं दरवाजे पर, दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। अब हमने कुछ रुपए लाई, तो एक निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने रुपए लेके आई। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस बात की निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई है, पता नहीं कौन है, उसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। तो ये कैसे है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे हम बात करें कोई कुछ, राधा कुछ रुपए लाई। अब कुछ रुपए लाई, तो ये बात निश्चित नहीं है कि कुछ रुपए कितने रुपए होते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा, ये निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर जैसे मैं दूसरा उदाहरण लूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि सभा में,
सभा में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं। अब एक बात बताएं भैया कि सभा में 20 लोग हैं, पता नहीं 20 निश्चित तो है लेकिन 20 कह दी उसने, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो इसको इरेज करने के बाद हम आगे देखेंगे कि परिमाणवाचक तीसरा विशेषण कौन सा है। तो तीसरे विशेषण की बात करें हम, इसको इरेज करने के बाद देखें क्या तीसरा विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में जो कंटेंट है वो समझ पा रहे होंगे। अगला हम जो देखें वो अगला हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक की हम बात करें, डाला नंबर 3 परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो परिमाणवाचक विशेषण की मतलब होता है कि रिजल्ट आना, उसकी माप तोल होना। तो माप तोल कैसे होगी? माप तोल की हम बात करें, माप 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 और तोल, माप तोल, और क्या है उसका? मात्रक आना चाहिए। क्या हो? मात्रक हो। मात्रक कहें तो इकाई हो, उसकी क्या हो? इकाई हो। इकाई का मतलब क्या होता है भाई? परिमाण। परिमाण दो तरीके का होता है। दो तरीका का कैसे? एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित हम उसे कहते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैं कह दूं मेरे पास, राधा के पास या श्याम के पास 1 एकड़ जमीन है, तो एक क्या निश्चित हो गया और एकड़ जो क्या हो गया वो निश्चित परिमाण हो गया, उसकी एक यूनिट होती है। जैसे मैं कह दूं कि 4 गज मलमल का, तो 4 एक निश्चित हो गया और गज क्या हो गया? एक उसका माप हो गया, मीजरमेंट हो गया। तो आइए देखते हैं, इसकी हम बात करें। इसका जो प्रकार है पहला परिमाण का, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? तो लिखें, जैसे मैं कह दूं रामू बाजार से 2 किलो आलू लाया। दूसरा उदाहरण लें हम, मैं कह दूं मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है। मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है। दूसरा उदाहरण लूं मैं, 4 गज मलमल का। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल कहें या मलमल का कहें। दूसरा हम उदाहरण लें, जैसे मैं कह दूं, जैसे हम कह दें परिमाण, जैसे परिमाण की बात आए, जैसे टमाटर 10 किलो हैं। टमाटर 10 किलो हैं। अब हम बात करें कि परिमाण क्या होता है, तो रिजल्ट की बात करें, जैसे हम आलू लाए, तो 2 तो क्या हो गया इसमें भैया? एक निश्चित बात हो गई, कि 2 संख्या निश्चित हो गई, 2 संख्या निश्चित हो गई। और परिमाण कहां से आया? अगर हमने किलो के दिया तो किलो क्या? एक मात्रक है, एक यूनिट है, एक इकाई है। इसलिए यहां पर क्या है? ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगली हम बात करें कि मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है, तो एकड़ क्या है? मीजरमेंट है, माप तोल है, माप तोल की इकाई है। और एक क्या है? एक निश्चित संख्या है। और परिमाण कहां से आया? एकड़ से आया। अगर हम बात करें 4, तो 4 एक निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन परिमाण की बात कर रहा है तो गज के अंदर क्या होता है? मीजरमेंट होता है, उसकी माप तोल होती है गज की। तो क्या 4 गज मलमल का, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। टमाटर 10 किलो, तो 10 एक निश्चित संख्या हो गई, तो निश्चित परिमाण हो गया। और किलो को हम तोलते हैं किसे? माप तोल से। जैसे मैं कह दूं और कहूं कि सीमा 5 किलो घी लाई।
अब घी लाई 5 किलो, तो 5 क्या हो गया, एक निश्चित हो गया, तो निश्चित, और किलो क्या हो गया, परिमाण हो गया, किलो क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो ये था निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगला हम देखेंगे इसी में अनिश्चित परिमाण वाचक। तो हेडिंग डाल लें, अगला लिखें अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तो कोई चीज निश्चित ना हो, कोई चीज निश्चित ना हो और परिमाण उसके अंदर हो, परिमाण उसके अंदर हो। कैसे, जैसे हम बात कर दें, जैसे रामू, रामू बाजार से कुछ आलू लाया। अगला हम उदाहरण देखें, जैसे मैं कह दूं ममता के पास कुछ जमीन है, ममता के पास कुछ जमीन है। तो हमने देखा अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित का मतलब है संख्या निश्चित ना हो लेकिन उसके अंदर परिमाण हो। जैसे हम बात करें, अब आलू को लाएंगे तो तोलेंगे ना, तोलेंगे तो उसकी माप तोल की जाएगी, और कुछ क्या है यहाँ पर अनिश्चित हो गया, पता नहीं कितनी संख्या है। मैं कह दूं और कह दूं कि राहुल कितनी चीनी लाया, कितनी चीनी लाया। अब कितनी क्या हो गया, पता नहीं कितनी लाया, और चीनी क्या हो गई, चीनी को हम जब लाएंगे तो परिमाण से लाएंगे, माप कर लाएंगे, तो माप तोल हो गई चीनी। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रकार है विशेषण का सार्वनामिक, सार्वनामिक, और इसी को कहते हैं सांकेतिक विशेषण, सांकेतिक। तो सार्वनामिक कहें या सांकेतिक कहें, तो हम बात करें कि सार्वनामिक क्या होती हैं। तो सार्वनामिक और सांकेतिक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। तो मौलिक के अंदर कौन सा आता है, सांकेतिक का मतलब होता है संकेत करना किसी को। जैसे मैं कह दूं ये गाड़ियां हैं, ये साइकिल हैं, तो ये क्या मैंने संकेत कर दिया। तो ये एक होता है हमारा, इसका जो प्रकार है, इसका जो पहला प्रकार है वो हमारा कौन सा, मौलिक। कौन सा है, मौलिक, मौलिक, मौलिक। और दूसरा हमारा इसका कौन सा है, वो दूसरा हमारा इसका यौगिक। कौन सा है, यौगिक, यौगिक। अब यौगिक कौन से होते हैं और मौलिक कौन से होते हैं। तो यौगिक की हम बात, मौलिक की हम बात करें तो मौलिक कौन से होते हैं, जैसे लिखें ये, वह, ये, बे, ये, वह, ये, बे। मैं लिख दूं, जैसे उदाहरण लिखें, जैसे ये चिड़ियाँ हैं, ये चिड़ियाँ हैं। मैं लिखूं यह पंखे हैं, यह पंखे हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है क्योंकि मैंने इसको इशारा किया कि ये चिड़ियाँ हैं, ये चिड़ियाँ हैं, ये पंखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। तो ये कहलाते हैं हमारे मौलिक के अंदर, मौलिक सार्वनामिक सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। अगली बात करें हम यौगिक की, तो यौगिक कौन से होते हैं। यौगिक की हम बात करें, जैसे जैसा, जैसा, कैसा, वैसा, जैसा, कैसा, वैसा, जैसा, कैसा, वैसा, और ऐसा, ऐसा। ये सब किसके अंदर आते हैं, तो यौगिक के अंदर आते हैं, यौगिक के अंदर आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं प्रविशेषण। तो इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, ठीक। तो अब देखें प्रविशेषण, क्या देखें, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होती हैं, प्रविशेषण की हम बात करें, प्रविशेषण जो सर्वनाम, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो लिखें, आगे डालें प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण की हम बात करें, हेड डालें प्रविशेषण, इसी के नीचे लिखें प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण की हम बात करें तो लिखें इसके बारे में,
जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? तो आइए लिखें उदाहरण। तो हम बात करें जैसे हम कह दें कि मधुर अत्यंत चालाक है। टमाटर लाल है। टमाटर खूब लाल है। टमाटर खूब लाल है। और लिखें हम जैसे बात करें हम सीमा का बहुत छोटी है। अगला लिखें जैसे हम बात करें चाकू कम नुकीला है। अब कैसे पहचानेंगे इसके अंदर प्रविशेषण है और इसके अंदर विशेषण क्या है? तो हम बात करें, एक ही उदाहरणों में आप सब समझ जाएंगे। तो चालाक शब्द जो क्या है, चालाक, लाल, छोटी और नुकीला, ये सब के शब्द क्या हैं? ये सब के शब्द हैं विशेषण। क्या हैं? विशेषण। विशेषण कैसे पता पड़ा? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसमें मधुर क्या है, टमाटर क्या है, सीमा क्या है, चाकू क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। तो ये जो सब संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चालाक होना उसके अंदर गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। हम बात करें लाल, तो लाल होना एक गुण है तो गुण क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटा होना, बड़ा होना, नुकीला होना, खुरदरा होना, तो ये सब क्या है? उसके अंदर गुण है। उसके अंदर क्या है? गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब इसके अंदर प्रविशेषण कहाँ गया फिर? तो प्रविशेषण की बात करें, जैसे ये है अत्यंत है। क्या है? अत्यंत है। खूब है, बहुत है, कम है, तो ये सब के सब क्या है? प्रविशेषण। क्या है ये? प्रविशेषण। क्योंकि इसने विशेषण की भी विशेषता बताई। मैं कह रहा हूं प्रविशेषण। ये क्या है? प्रविशेषण। कैसे? मैं कह रहा हूं मधुर अत्यंत चालाक है, तो चालाक तो है और मैंने उसकी और डिटेल विशेषता बता दी, अत्यंत चालाक है, तो ये क्या? प्रविशेषण। यानी कि चालाक की भी विशेषता बता रहा है कौन? अत्यंत शब्द। लाल है तो खूब क्या बता रहा है? उसकी और विशेषता बता रहा है। छोटी है तो बहुत छोटी है, तो छोटी शब्द क्या है? प्रविशेषण है। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य की बात करें तो जैसे मधुर है, टमाटर है, सीमा है, चाकू है, ये सब के सब क्या हैं? विशेष्य हैं। ये सब के सब क्या हैं? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। फिर हमारा जो विशेषण का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो हेडिंग डाल लें विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखें, तो हेडिंग डालें पहले विशेषण की अवस्थाएं। लिखें विशेषण की अवस्थाएं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली हम लिखे हैं इसकी मूल अवस्था। दूसरी की हम बात करें, दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है हमारी मूल अवस्था के बाद उत्तरावस्था। अगली हमारी तीसरी होती है, वो होती है उत्तम अवस्था।
तो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्या है ये अवस्थाएं? तो इंग्लिश के अंदर इन्हें कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये होती है हमारी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कैसे? जब एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, जैसे हम बात करें एक के बारे में बात करें, केवल एक की बात करें, या कह दूं जैसे हम कहें ममता, ममता खूब खूब चालाक है, ममता खूब चालाक है, तो केवल हमने एक के बारे में विशेषता बताई। किसके? एक के बारे में, केवल एक व्यक्ति के बारे में विशेषता बताएं। दो के बारे में जैसे बात करें उत्तर, दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जाए, की तुलना की जाए। उत्तम अवस्था में क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए। मतलब समझे कैसे? अगर एक व्यक्ति अकेला है तो मूल अवस्था कैसा भी हो, अगर हम दो वस्तु हों, दो व्यक्ति हों और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तर अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होती है? दो से ज़्यादा लोग हैं और वो उसकी कंपेयर तुलना की जा रही है, तो वो क्या कहलाती है? उत्तम अवस्था। उदाहरण के माध्यम से समझें कैसे? जैसे हम इसका उदाहरण लें, ये तो आसान है समझने में, इसकी हम दोनों की बात करें। जैसे हम बात करें, जैसे मैं कहूँ जैसे राहुल ममता से बड़ा है, राहुल ममता से बड़ा है। अगर हम उदाहरण लें, जैसे हम कहें चाकू चारपाई से छोटा है, चाकू चारपाई से छोटा है। और हम उदाहरण लें, जैसे हम बात करें गोला ईंट से गोल है। दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों, उनके बीच में तुलना की जाए तो वहां पर होगी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। कैसे? अब मैंने कहा राहुल, तो राहुल ममता से बड़ा है, तो राहुल और ममता के बीच में बात चल रही है, केवल राहुल और ममता की बात है, या बड़ा है या छोटा है, चालाक है या ईमानदार है, ये बेईमान है। लेकिन दो के बीच में बात हो तो उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। और दो से ज्यादा के बात में बात हो तो वो उत्तम अवस्था। चाकू चारपाई छोटा है, तो चाकू और चारपाई की बात चल रही है यहाँ पर। गोला ईंट की बात चल रही है, तो दो के बीच में बात चल रही है, दो वस्तु हों या दो व्यक्ति हों, तो दो के बीच में तुलना, तो उत्तर अवस्था। अगली बात करें उत्तम अवस्था की। उत्तम अवस्था की हम बात करें, जैसे हम बात करें, इसका एक उदाहरण लिखें, जैसे दिव्या शीला और रीना से बुद्धिमान है। कैसे? दिव्या, शीला और रीना दोनों से बुद्धिमान है, तो यहाँ दो से अधिक लोगों के बीच में बात हुई, तो दो से ज़्यादा के लोग में बात हो तो वहाँ क्या हो? उत्तम अवस्था होती है। दो से ज़्यादा के बीच में तुलना उत्तम अवस्था, दो के बीच में तुलना उत्तर अवस्था, बिल्कुल भी तुलना ना हो, सेंटेंस जैसा है वैसा, तो मूल अवस्था जो जैसा था वैसा ही। तो इसका क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने
या कार्य करने का बोध हो। किसी कार्य को किया जाए या किसी कार्य को करने को क्या हो बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की हम बात करें तो क्रिया कहाँ से आई, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया के निर्माण की बात करें तो क्रिया का मूल रूप इसी को कहते हैं मूलांश। मूलांश का मतलब है मूल अंश। क्रिया का मूल रूप या मूलांश क्या होता है? धातु होती है। अब धातुओं कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु क्या है कि क्रिया का धातु से निर्माण कैसे हुआ? तो धातु की बात करें तो धातु और धातु की हम अगर बात करें तो एक धातु होती है हमारी मूल धातु। दूसरी धातु होती है कौन सी हमारी? यौगिक धातु। तो क्रिया की अगर हम बात करें, किसी काम को करना या होना पाया जाए, वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। किसी काम को करेंगे या वहां होना और उसका बोध हो तो वो क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया का जो मूल रूप है, मूलांश है, वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और क्रिया के द्वारा ही कर्ता, कर्म और वचन आदि का क्या होता है? बोध होता है। किसके? क्रिया के द्वारा ही। कि कर्ता, कर्म और किसका? तो क्रिया के द्वारा ही क्या हो? क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म, वचन का बोध होता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। अब बात करें धातु की, क्योंकि इसमें वर्ड आया धातु। धातु क्या होती हैं? तो धातु में यदि प्रत्यय लग जाए, और प्रत्यय कौन सा? ना प्रत्यय लग जाए तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो हम बात करें मूल धातु और यौगिक धातु। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक धातु होती है मूल धातु और दूसरी धातु होती है यौगिक धातु। तो मूल धातु कौन सी होती है? मूल धातु की बात करें, जैसे हम लिखें रो, धो, सो, बैठ। तो ये क्या है? मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। पढ़, ये मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। यदि इनमें क्या लगा दें? ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया। तो क्रिया का जो मूल रूप हुआ, वो मूलांश क्या हुआ? तो वो धातु तो हुआ, क्योंकि धातु से ही तो क्रिया का निर्माण हुआ है। अब ये रो है, इसमें ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? रोना। धा है, धो पे ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? धोना। सो पर ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? सोना। बैठ पर ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? बैठना। पढ़ पर ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? पढ़ना। अब बात करें हमें यौगिक धातु कौन सी होती है? यौगिक धातु। अब यौगिक धातु की हम बात करें तो यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं? तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखते हैं यौगिक धातु। तो हेड डाल लें यौगिक धातु। यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। यौगिक धातु, तो यौगिक धातुएं जो हमारी होती हैं, यौगिक धातु, यौगिक धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु की बात करें तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अब प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है? प्रेरणा, किसी से कोई काम करवाया जाए, तो इसकी पहचान की बात करें प्रेरणार्थक में तो आना कौमा बाना जोड़ते हैं। आना बाना जोड़ते हैं। कैसे? जैसे बात करें, जैसे पंडित ने
पंडित ने पूजा करवाई, पूजा करवाई। अब पंडित ने पूजा करवाई तो बाना, बाना आ गया, क्या आ गया? बाना। तो आना बाना जोड़ देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। दूसरी की बात करें हम तो दूसरी कौन सी होती है इसकी धातु? तो यौगिक धातु की दूसरी जो धातु हमारी, वो हमारी धातु होती है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक, अगर लिखें यौगिक, यौगिक, यौगिक क्रिया धातु। अब यौगिक क्रिया धातु कौन सी होती है? यौगिक क्रिया धातु की हम बात करें, यौगिक का मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो? जुड़ी जुड़ाई हो, जुड़ा हुआ हो, दो दो के रूप में आए। किसमें आए? दो दो के रूप में आए। कैसे? जैसे हम लिखें, जैसे रो और धो, रो ना धोना, रो धो, उठ उठ बैठ, चल फिर, चल फिर, खाना, खा पी, खा और पी। अब ये क्रिया क्या कहलाएंगी? यौगिक क्रिया धातु। क्योंकि हम कहते हैं रोना धोना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो, उठ बैठ जाओ, उठना बैठना, उठना बैठना करो, चल फिर लिया करो, चलना फिरना किया करो। और दूसरा है खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। जैसे बात करें, जैसे दिव्या, दिव्या थोड़ा 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 फल भी खा पी लिया करो, खा पी, भोजन, भोजन लिखे हैं फल की जगह, भोजन, भोजन लिखे हैं फल लिखे हैं, भोजन खा पी लिया करो, लिया करो। तो दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, भोजन खा पी लिया करो। तो खाना और पीना दोनों क्रिया आ चुकी हैं यहाँ, खाना और पीना। तो इसमें अगर ना प्रत्यय लगा दें तो खाना और पीना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी है? यौगिक क्रिया धातु है, यौगिक क्रिया धातु है। अब दूसरी की हम बात करें तो दूसरी कौन सी है इसकी? तीसरी की, तीसरी की बात करें तो तीसरी इसकी जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया की बात करें तो ये बनती है संज्ञा विशेषण से निर्मित, संज्ञा, संज्ञा विशेषण और विशेषण से निर्मित होती है। संज्ञा विशेषण से निर्मित कैसे होती है? जैसे बात करें हम, जैसे, जैसे लाठी मारना, लाठी मारना तो इसको क्या कहेंगे? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना। बात करना, बात करना, और बात करना क्या हो जाएगा? बतियाना। बात करना बतियाना। तो लाठी मारना लठियाना और बात करना बतियाना। तो नाम धातु क्या होती है? नाम धातु क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से निर्मित होती है। लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब लठियाना, बात करना का मतलब बतियाना। तो ये तो हुई हमारी क्या? यौगिक धातु के भेद। तो धातु क्या प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली धातु की बात करें मूल धातु, जैसे रो धो सो नहा पी खा, ये हो गई हमारी कौन सी? मूल धातु, मूल धातु। अगर दूसरी बात करें यौगिक धातु, यौगिक धातु के अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो एक आती है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक का मतलब किसी से कोई कार्य को करवाया जाए, दूसरे से किसी काम को करवाना, वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। आना बाना इसमें जोड़ देते हैं, जैसे पंडित ने पूजा करवाई तो बाना इसमें जोड़ दिया तो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। अगली है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक का मतलब है दो क्रिया हों, दो चीजें हों, चलना उठना बैठना, नहाना पीना, खाना खाना। तो ये क्या होगी हमारी? यौगिक क्रिया धातु। क्या होती है? यौगिक क्रिया धातु। जैसे रो धो, उठ बैठ, चल फिर, खा पी, ये क्या है? यौगिक क्रिया धातु कहलाती हैं। जैसे दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, या थोड़ा भोजन कर लिया करो। तो थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, खाना और पीना दोनों क्या हैं? यौगिक क्रिया धातु हैं, यौगिक क्रिया धातु हैं। अगली की बात करें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से ये क्या होती है? निर्मित होती है। जैसे लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब है लठियाना,
बात करना का मतलब क्या है, बतियाना। अब चलते हैं हम क्रिया की ओर, अब चलते हैं हम, ये तो था धातु, अब चलते हैं हम क्रिया की ओर। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं। तो आइए तो देखें क्रिया। तो क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो क्रिया के प्रकार, क्रिया हेडिंग डालें, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार कौन सा होता है? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा हमारा जो होता है टॉपिक वो होता है प्रयोग के आधार पर। क्रिया कौन सी है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर की बात करें तो ये होती है क्रिया कौन कौन सी है? पहले कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरी कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी आकर्मक क्रिया। कौन सी? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। हम देखें क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के दो प्रकार होती हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम पहले देखेंगे किसके? कर्म के आधार पर, उसके बाद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। तो एक एक को डिटेल की बात करें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती हैं वो होती हैं सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रियाओं की बात करें, जैसे इसमें लिख रखा है सा मानी सहित, सा मानी सहित, और कर्म मानी कर्म, कर्म मानी कर्म। तो कर्म सहित, जिसमें कर्म हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि कर्म हो, कर्म क्या हो? कर्म सहित, कर्म सहित। दूसरा कर्म मानी कर्म, आ मानी नहीं, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म हो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। तो कैसे? जैसे हम बात करें, इसमें लिखें कर्म सहित, कर्म सहित, इसमें लिखें कर्म रहित, कर्म सहित और कर्म रहित। कर्म रहित का मतलब कर्म ना हो, और कर्म सहित कर्म हो, कर्म हो। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है? जैसे हम लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण की हम बात करें, जैसे उदाहरण की हम बात करें, एक उदाहरण लें, हम एक उदाहरण लें यहीं पे, और इस उदाहरण के बारे में बात करें हम कि एक उदाहरण लें, उसके फिर पहचानेंगे आप। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, बस सड़क पर चलती है। पहले इधर लिखें लोग, उदाहरण लिखें लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं। इधर उदाहरण लिखें, जैसे की बात करें तो उदाहरण लिखें इधर राम हंसता है, राम हंसता। दूसरा लिखें मोर नाचता है, मोर नाचता है। दूसरा लिखें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इधर लिखें वह खेलता है, अब एक बात बताएं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है? बने रहें वीडियो में, ये गारंटी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि ये कौन सी सकर्मक और यह अकर्मक है। तो आइए देखते हैं कैसे। कर्म सहित, कर्म नहीं पहचान पाए, हमें नहीं पता कौन सा कर्म और कौन सा क्रिया है, तो हम लॉजिक के अनुसार इसको पहचानेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा लोग रामायण पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया में क्या होता है?
तो यहां पर लिखें क्या किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको, क्या कॉमा किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको का उत्तर मिले, मिले। इधर लिखेंगे क्या, क्या कॉमा किसको का उत्तर ना मिले, ना मिले। क्या किसको का उत्तर मिले तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। अब कैसे पहचानेंगे क्या किसको? हम कहें लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रामायण। क्या पढ़ते हैं? रामायण। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। राम हंसता है, क्या हंसता है? क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। दूसरा, मोर नाचता है, क्या नाचता है? क्या नाचता है? किसको नाचता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। क्या नाचता है? मोर नाचता है, और तो मोर नाचता है। ठीक भैया, तो क्या मिला? क्या जो मिला था वो क्या था? कर्ता। क्या था? कर्ता। आगे देखते हैं। वह खेलता है, क्या खेलता है? वह खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मैच खेलता है, तो कौन से में जाएगा? उत्तर मिले, क्या खेलता है? मैच खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है। तो उत्तर मिला इसका? नहीं मिला। दूसरी बात करें, अब पढ़ना, पढ़ना ये भी मिलेगा खेलना वाला। तो खेलना हो पढ़ना हो, दोनों के दोनों किधर जाएंगे? उदाहरण सकर्मक में। कौन से में? सकर्मक में। अब पहचानेंगे कैसे? जैसे हम बात करें इसकी, हम बात करें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो उत्तर मिला? उत्तर मिला। क्या किसको का उत्तर मिला? तो कौन सी? सकर्मक क्रिया। ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो जो खेलने वाला जो उदाहरण है जो हमारा किधर जाएगा? सकर्मक के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर मिला वह खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कोई सा ना कोई सा खेल खेलता है। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर मिला कि मोर नाचता है। कैसे पहचानेंगे? इसमें उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? इसमें कैसे पहचानेंगे आप कि सकर्मक है या अकर्मक है? तो आइए देखते हैं। क्या किसको का जो उत्तर मिले वो कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना वो सकर्मक है। अगर क्या किसको का उत्तर मिल तो जाए लेकिन क्या हो? कर्ता हो, तो समझ लेना वो क्या है? अकर्मक है। कैसे? अगर हम बात करें, इस उदाहरण को लें दोनों को। बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। क्या चलती है? बस। अब क्या किसको कहता? उत्तर मिल गया। इसका मतलब सकर्मक क्रिया नहीं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया। आप कहेंगे कि क्या का उत्तर मिला? सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया। कैसे? हमने बताया आपको जो क्या और किसको का उत्तर मिले वो क्या हो? कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब कैसे? जो क्या किसको का उत्तर मिले तो बस यहां पर क्या है? कर्ता है, और चिड़िया यहां पर क्या है? कर्ता है। तो क्या किसको का जो उत्तर मिला वो कर्ता था, इसलिए यहां पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अब इधर देखें, लोग रामायण पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। तो यहां पर रामायण कर्ता नहीं है, लोग रामायण है, लोग है कर्ता, लोग है कर्ता। तो कर्ता ना हो, कर्ता ना हो, यहां पे क्या कर्ता है। क्या किसको का उत्तर तो मिला, लेकिन जो मिला था वो क्या था? कर्ता था। वो क्या था? कर्ता था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सकर्मक और अकर्मक समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखें रिपीट करके कि जो क्या किसको का उत्तर मिला वो कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कर्ता ना हो, कोई अन्य है तो सकर्मक, और कर्ता मिल जाए या ना मिले तो कौन सी? अकर्मक क्रिया की बात करें हम, तो पहला इसका जो भेद होता है वो होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद बात करें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद अगर हम बात करें क्रियार्थक क्रिया,
क्रियार्थक क्रिया। चौथी हमारी नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया के बाद पांचवी अगर हम बात करें अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक की बात करें बात अगली हमारी है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद है आत्मी हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या होती है अनुकरणात्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया और हमारी कौन सी पूर्वकालिक क्रिया। अगली हम बात करें आठवीं की, तो आठवीं कौन सी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन सी हैं, तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम एक एक को विद उदाहरण सहित देखें कि मुख्य क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो डालें हेडिंग मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया मुख्य काम। मुख्य क्रिया मुख्य काम। तो लिखें मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की बात करें तो इसमें लिखें कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का बोध कराती है। बोध कराती है। तो कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का बोध कराती है, यानी कि जब कर्ता है और मुख्य कार्य है उसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे दिव्या कार देख रही है। दिव्या कार देख रही है। मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू तरबूज खा रहा है। अब हम इसकी बात करें कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया कौन सी है। तो दिव्या और मोनू दिव्या क्या है, दिव्या करता है। अब रहा है, रही है, ये क्या है, सहायक क्रियाएं। क्या है, सहायक क्रियाएं। मुख्य क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया की पहचान कैसे होती है। तो मुख्य क्रिया की पहचान होती है कि उसके अंत में क्या लगा दें, ना लगा दें, तो क्रिया की पहचान हो जाएगी। वही तो उसकी क्या होती है, मुख्य क्रिया। अब इस पर हम ना लगाएं तो दिव्या ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। कार ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। देखना, तो देखना क्या हो जाएगा, एक सार्थक अर्थ हो जाएगा, सार्थक अर्थ हो जाएगा। तो देखना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। देखना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, देख क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। देख की बात करें तो देख हो जाएगा हमारे इसमें मुख्य क्रिया। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें कि मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू करता है, रहा रही है, सहायक क्रिया है। और खा, अगर खा में ना लगा दें तो ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, खाना। तो ये क्या हो जाएगी, खा क्या है, मुख्य क्रिया। खा क्या है, मुख्य क्रिया। अब हम बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, मुख्य क्रिया को देखा हमने। मुख्य क्रिया में कर्ता द्वारा मुख्य काम किया जाता है। अब इस वाक्य के अंदर दिव्या कार देख रही है, तो देखने का काम मुख्य हो रहा है इसमें। मोनू तरबूज खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाने का काम क्या, मुख्य हो रहा है। तो मुख्य क्रिया मुख्य काम, मुख्य क्रिया मुख्य काम। अगले हम देखें तो अगला लिखें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया की बात करें तो उदाहरण के माध्यम से समझें।
मदद करना, सहायक का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मदद की जाती है। अब किसके माध्यम से मदद की जाती है वो देखें। जैसे हम बात करें, जैसे, जैसे में लिखें, जैसे, जैसे मीरा, मीरा दिल्ली, मीरा दिल्ली जाएगी, मीरा दिल्ली जाएगी। दूसरा लिखें, रामू, रामू, रामू बाजार, बाजार जा रहा है, रामू बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य के अंदर हम देखें कि भाई मदद करने वाली क्रिया कौन सी है। तो मीरा दिल्ली जाएगी, तो गी क्या है, गी क्या है, तो गी क्या है, सहायक क्रिया। गा गी गे ये क्या है, सहायक क्रिया। रहा रही रहे ये क्या है, सहायक क्रिया। तो इसमें कहा रहा है, क्या है, रहा है, रहा है। दूसरा मैं लिख दूं, एक सेंटेंस और लिखें। जैसे हम लिखें इसी का वाक्य, ममता, कोई भी लिखें, मैं लिखूं, मैं घर आ रहा था, आ रहा था, मैं घर आया था। तो इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया कौन सी है। तो सहायक क्रिया की बात करें तो आना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। मुख्य काम क्या है, आने का है, मुख्य काम क्या है, आने का। और जा क्या हो जाए, जाना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और जाना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया को जाएंगे तो ये आ, यानी कि रहा था, रहा था, और गी और रहा है। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, तो ये क्या है, तीनों सहायक क्रिया हैं। क्या हैं, सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया की पहचान कैसे होगी कि सहायक क्रिया के अंदर अगर ना लगाएं तब भी हम, ना नहीं लगता सहायक क्रिया के अंदर। और जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में अगर ना लगा दें तो वो क्या बन जाती है, सार्थक शब्द बन जाता है, सार्थक शब्द बन जाता है। तो मुख्य क्रिया, मुख्य काम, सहायक क्रिया उसके अंत में होती है। रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रहा, रही थी। गा गी गे ये क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं। तो हमने देखा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे हम कौन सी, इसको इरेज करें। और इरेज करने के बाद हम देखेंगे अब इसकी क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो हेडिंग डालने क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, क्रियार्थक क्रिया की बात करें, क्रियार्थक, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया लिखें इसके बारे में। जब, जब क्रिया कर्ता या संज्ञा का रूप ले ले, रूप ले ले, रूप ले ले, रूप ले ले, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब क्रिया क्या बन जाए, कर्ता का ही रूप ले ले या संज्ञा बन जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया। ना समझ पाए होंगे क्रियार्थक क्रिया को, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे, जैसे, जैसे हम लिखें, जैसे टहलना, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस वाक्य के अंदर देखें कि भाई क्रिया कहाँ है, क्रिया कहाँ है। तो हम देखें, पहले से देखें, स्वास्थ्य पता ना, स्वास्थ्य कोई शब्द नहीं होता, के ना कोई शब्द नहीं होता, लिए ना कोई शब्द नहीं होता, लाभदायक ना कोई शब्द नहीं होता, है ना कोई शब्द नहीं होता। और तो टहलना, तो ये टहलना क्या है, क्रिया है, क्योंकि जिसके अंत में क्या हो, ना प्रत्यय लगाने से वो सार्थक बन जाए। तो टहलना क्या है, क्रिया है। अब टहलना क्रिया है तो क्रिया कर्ता क्रिया कर्म अनुसार आनी चाहिए, लेकिन क्या है, इसने संज्ञा का रूप धारण कर लिया, कर्ता का रूप धारण कर लिया। तो टहलना क्या हो जाएगी इसमें, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। दूसरा लिखें एक और, शहीद होना, शहीद होना,
शहीद होना गर्व की बात है, गर्व की बात है, शहीद होना गर्व की बात है। अगला लिखें सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब बात करें इसमें कि भाई क्रियार्थक क्रिया कौन सी है, तो शहीद होना, शहीद होना ना प्रत्यय आ गए इसमें। सिगरेट पीना ये क्या है, टहलना, ये क्रियार्थक क्रिया है। जब कोई क्रिया शुरू में आ जाए, किस में आ जाए, शुरू में आ जाए, या संज्ञा या कर्ता का रूप ले ले, रूप ले ले, तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब अगले इसी क्रम में आगे देखते हुए अगले हम जो क्रिया डालेंगे तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखेंगे हम नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया में क्या होता है, अगला लिखें नामबोधक क्रिया। क्रम आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली हेडिंग डालेंगे चौथे नंबर की जो हमारी आती है नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा कौमा विशेषण से निर्मित, संज्ञा विशेषण से निर्मित होती है नामबोधक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे मोनू, जैसे टमाटर लाल पीला हो रहा है, टमाटर लाल पीला हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी है, नामबोधक क्रिया है, क्योंकि लाल और पीला, तो क्या है, ये संज्ञा विशेषण से निर्मित है, संज्ञा विशेषण से निर्मित हो तो वो क्या होती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है। अगला एक और उदाहरण देखें, एक उदाहरण की और बात करें हम, जैसे देखें वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया। अब दुखी होना पूरा है, तो दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया है। दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया। अब दुखी क्या विशेषण है ना, क्या विशेषता बता रहे हैं, दुखी होना, खुशी होना क्या है, ये विशेषण है। तो संज्ञा और विशेषण से जो निर्मित क्रिया होती हैं वो कहलाती है नामबोधक क्रियाएं, नामबोधक क्रियाएं। तो दुखी होना, लाल पीला होना क्या है, ये नामबोधक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है। अब आगे देखें, अगली हमारी वो आती है हमारी कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। तो अगले लिखें पूर्वकालिक क्रिया, हेडिंग डाला पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो भी नंबर हो आपका, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय, पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय। अब कैसे लिखें, एक कार्य समाप्त, दूसरा शुरू हो, एक कार्य समाप्त तो दूसरा क्या हो, शुरू हो, तो वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे हम खाना खाकर सो और गए। दूसरा लिखें, वे नहाकर टहलने गए, वे नहाकर टहलने गए।
मीरा मीरा चाय पीकर सो गई। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है तो एक काम क्या हो, समाप्त हो, और दूसरा तुरंत ही शुरू हो जाए, वहाँ पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा हम खाना खाकर, तो पहले मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले खाना खाया, उसके बाद तुरंत क्या हो गया? सो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है? खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले मैं नहाया, नहाने के बाद एक क्रिया समाप्त हुई, एक काम मैंने समाप्त कर दिया नहाने का, दूसरा फिर टहलने गया तो दूसरी क्रिया शुरू हो गई। एक क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा, मीरा चाय पीकर सो गई, तो पहले उसने चाय पी, क्या पीकर चाय पी ली, उसके बाद क्या हो गई? सो गई, तो सोना, दूसरी क्रिया। तो एक क्रिया समाप्त और दूसरी क्या हो? शुरू हो। एक क्रिया समाप्त दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले खाना खाया, उसके बाद क्या हो? तुरंत सो गया। पहले नहाया, फिर उसके बाद टहलने गया, तो नहाने की क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू कौन सी हुई? टहलने की क्रिया शुरू हो गई। चाय पी, एक क्रिया समाप्त हुई, फिर सोने की क्रिया शुरू हो गई। तो पहले चाय पी और फिर सोना, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया क्या हो? समाप्त हो, दूसरी क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगले हम देखेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया, तो हेडिंग डाल लें द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? हेडिंग डालें, 6वां नंबर होगा द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? तो लिखें, एक क्रिया के साथ एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों। एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, वहां पर होती है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। दूसरी अगर हम बात करें किसके? द्विकर्मक क्रिया की, कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पहचान कैसी होगी? इसमें जो पहचान होती है, तो कर्म के बीच में क्या हो? को शब्द हो। क्या हो? को शब्द हो। तो आप और हिंदी, ये दोनों क्या हैं? दो कर्म हैं। तो आपको, तो को से जुड़े हुए हैं, मैं आपको। दूसरा लिखें एक और उदाहरण, जैसे हम बात करें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो एक तो हो गया हमारे क्या? आप, और दूसरे क्या हो गया हमारा? हिंदी। क्या? हिंदी। तो दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म, आप और हिंदी। तो आप और हिंदी दोनों क्या हो गए? द्विकर्मक हो गए। एक और उदाहरण अगला हम लिखें द्विकर्मक क्रिया के अंदर, दूसरा लिखें, सीता ने पति को रोटी खिलाई। और लिखें अगला, महेश ने हमको चाय पिलाई। अब कैसे पहचानेंगे कि द्विकर्मक क्रिया है? इसके अंदर क्या? द्विकर्म। तो दो कर्म हो। दो कर्म किससे जुड़े हुए होते हैं? तो को से जुड़े हुए होते हैं। को से जुड़े होते हैं दो कर्म। पहचान लेंगे कैसे? इसकी हम बात करें तो इसमें हो जाएगा एक आप, एक कर्म, और दूसरा कौन जाएगा? हिंदी। ये दोनों क्या हैं? कर्म हैं। तो यहाँ पर कौन सी है? द्विकर्मक। इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा पति है और क्या? रोटी है। दोनों के दोनों क्या है? कर्म है। किससे जुड़े हुए हैं? को से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। दूसरी बात करें, हम हैं और क्या? चाय है, और दोनों के दोनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं?
को से जुड़े हुए हैं, तो इस वाक्य के अंदर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में क्या द्विकर्मक क्रिया है। सीता ने पति को रोटी खिलाई, द्विकर्मक क्रिया है। महेश ने हमको चाय पिलाई, तो द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। अब इसको इरेज करें और दूसरा देखते हैं हम, संयुक्त क्रिया की बात करें। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, तो हेडिंग डालने अगली संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है, तो संयुक्त क्रिया की बात करें हम। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती हैं, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, लिखें दो क्रियाएं, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हूं, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, जैसे आप खाते पीते रहा करो, आप खाते पीते रहा करो। हम उठते बैठते हैं, हम उठते बैठते हैं। कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त, संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त का मतलब क्या है, जुड़ना, संयुक्त का मतलब जुड़ना। जब दो क्रियाएं क्या हों, एक साथ हों, तो वो वहां पर क्या होएगी, द्वि संयुक्त क्रिया होती है। दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, कैसे, आप खाते पीते, तो एक तो होगी हमारी खाते, दूसरी का होगी पीने, यानी खाना और पीना। तो खाते पीते क्या एक साथ दो क्रिया आ रही हैं। दूसरी उठना एक क्रिया हो गई, दूसरा बैठना एक क्रिया हो गई। तो उठते बैठते खाते और पीते, इन दोनों वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो खाते पीते रहा करो, संयुक्त क्रिया, उठते बैठते रहा करो, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो संयुक्त क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। अगले हम जो क्रिया होगी हमारी, तो इस समझ पाए होंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हो, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हो, वहां पर होती है संयुक्त क्रिया। अगली हम बात करें, अगली इसकी, तो इसको इरेज करने के बाद देखेंगे हम, अगली हमारी एक क्रिया और रह चुकी है, इसकी एक क्रिया और इसकी रह चुकी है। उस क्रिया के बारे में हम देखें कि सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या होती है, तो ये भी सजातीय क्रिया क्या होती है, संज्ञा और किससे बनी होती है, संज्ञा से मिलकर बनती है, संज्ञा और विशेषण से, संज्ञा और विशेषण से निर्मित। अब संज्ञा और विशेषण से निर्मित कैसे, तो उदाहरण के माध्यम से समझें। सजातीय का मतलब होता है जैसे दो चीजें हों, कैसे हों दो चीजें, और उसके बारे में देखें। तो दो चीजों की हम बात करें तो सजातीय क्या होती हैं, जैसे उदाहरण लिखें, जैसे पूजा अच्छी चाल चलती है, पूजा अच्छी चाल चलती है। और संज्ञा विशेषण इसमें क्या हो, भाव हो, क्या हो, भाव का मतलब है कोई चीज़ क्या हो, फीलिंग करते हो, उसे फीलिंग महसूस हो, तो भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर कौन सी होती है, सजातीय क्रियाएं होती हैं, सजातीय क्रियाएं होती है। कैसे, अब पूजा अच्छी चाल चलती है, तो अब चाल चलती है तो चलना क्रिया है, अब चाल चलती है अच्छी विशेषण हो गई उसकी, पूजा क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो चाल चलना क्या है, चाल चलना ये क्या है, सजातीय क्रिया, चाल चलना क्या है, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया में हम देख पाए होंगे कि सजातीय क्रिया को संज्ञा विशेषण और भाव हो। अब चाल हम चल रहे हैं तो क्या होगी, चाल एक भाव ही तो है, क्या भाव, जो अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, जो चीज़ें हम छू नहीं सकते अंदर से उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चाल चलना क्या है यहाँ पर, सजातीय क्रिया है, सजातीय क्रिया है। अगले हम देखेंगे नवी, वो है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी है, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है,
अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या हो, अनुकरण हो रहा हो, उसका अनुकरण हो रहा हो। अब अनुकरण कैसे होगा तो वो देखें उदाहरण के माध्यम से। जैसे 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 हिन हिनाना, हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है। थपथपाना, माँ बच्चे की पीठ थपथपाती है। थप थपाना, थपथपाना। घोड़ा घोड़ा हिन हिनाता है। हिन हिनाता है, घोड़ा हिन हिनाता है। अब घोड़ा हिन हिनाता है तो हिन हिना दो शब्द हुए, एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। हिन हिना तो हिन और हिन दो शब्द हुए, तो अनुकरण हो रहा है। एक दूसरे शब्द का क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। अनुकरणात्मक क्रिया होती है। सजातीय क्रिया में क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, तो वहां पर सजातीय क्रिया होती है। जैसे बात करें हम समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, तो संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है समूहवाचक या समुदायवाचक। तो समूहवाचक क्या होता है और समुदायवाचक क्या होता है, तो कोई चीज क्या हो, समूह में हो, कोई चीज समूह में हो। जैसे बात करें हम किसकी, टीम, टीम, टीम के बाद क्या लिखें, ग्रुप, ग्रुप के बाद क्या लिखें, कक्षा, कक्षा के बाद क्या लिखें, जैसे कक्षा है लिखे पर्वतमाला, क्या लिखें, पर्वतमाला, पर्वतमाला, पर्वतमाला। अब पर्वतमाला की अगर बात करें तो लिखें आयोग, क्या बताएं, आयोग। और आयोग के बाद क्या लिखें, समिति, समिति। और समिति के बारे में बात करें तो क्या है, संगठन, क्या है, संगठन, संगठन। और क्या लिखें, छत्ता, क्या लिखें, छत्ता। और क्या लिखें, कक्षा हो गई। टीम, तो एक आदमी को टीम नहीं कहते, कई लोग मिलकर क्या बनाते हैं, टीम। क्रिकेट की टीम देखी होगी तो 11 लोग होते हैं उसके अंदर, 11। अब उसके अंदर 11, तो सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। ग्रुप, ग्रुप एक आदमी का, एक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप के अंदर बहुत से लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको एक एडमिन होता है, वो जोड़ सकता है कई ग्रुप, तो वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। कक्षा, तो एक व्यक्ति को कक्षा नहीं कहते, बहुत से बच्चे बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो समूह हो, ग्रुप हो, भीड़ भाड़ हो, तो और लिखें इसमें भीड़, क्या लिखें, भीड़, भीड़। पर्वतमाला, तो पर्वत, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत, चार पर्वत, ऐसे बहुत से पर्वत हों, तो पर्वतों की क्या कहलाएगी, पर्वतमाला, क्या कहलाएगी, पर्वतमाला। तो वो क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। अगला आयोग, आयोग, आयोग के अंदर कई लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं आयोग, तो किसी का एक आयोग बनाया जाता है, तो आयोग भी क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। समिति, तो समिति के अंदर कई लोगों के मिलकर क्या बनाते हैं, कई लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। संगठन, तो एक व्यक्ति संगठन नहीं बनाता, बहुत से अनेकों संगठन चल रहे हैं, तो उसमें बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, संगठन, समुदायवाचक। तो संगठन भी क्या है, समुदायवाचक या समूहवाचक। छत्ता, तो देखा है आपने, किसी का छत्ता हो तो उसमें बहुत सी मक्खियां होती हैं, तो छत्ता, तो छत्ता भी क्या, बहुत से उसके अंदर क्या होते हैं, तो छत्ता समूहवाचक या समुदायवाचक। और भीड़, एक व्यक्ति को भीड़ नहीं कहते, बहुत से लोग होते हैं भीड़ के अंदर, तो क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। अगला जो प्रकार देखा हम इसका समूहवाचक के बाद, तो देखें चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार की अगर हम बात करें कौन सा है, तो वो है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो इसके बारे में बात करें कैसे। ये तो हो गया समूह का। तो पदार्थ, कोई चीज क्या हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। तो पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब कोई चीज ठोस है, सोना है, चांदी है, तो चांदी है, सोना है, सोना है, लोहा है, लोहा है। द्रव, पानी है, पानी है, दूध है, ये क्या है, द्रव्यवाचक। क्या द्रव्यवाचक। गैस, तो गैस, गैस हैं, गैस हैं, सभी गैस हैं, गैस हैं, गैस है कौन सी, ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या है, और अन्य गैस है, और भी हैं अन्य गैस है। तो ये क्या कहलाती है हमारी पदार्थवाचक या द्रववाचक। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, तो ये क्या कहलाएंगे हमारी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। अब देखो ठोस बर्फ तो क्या है, पदार्थवाचक है। द्रव कोई चीज बह रही हो, तेल है, पानी है, दूध है, तो ये क्या है, द्रववाचक है। गैस कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस हो, वो क्या आएगी, द्रववाचक या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक ठोस चीज, सोना चांदी लोहा, ये सब क्या है, सोना चांदी लोहा, ये सब के सब क्या है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब प्रश्न में आपसे एक बात पूछ ले तो बताएं, और प्रश्न का आंसर बताएं। अगर मैं कह दूं कि भाई पानी, मैं कह दूं पानी में कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन अगर मैं दूंगा आपको, पहला व्यक्तिवाचक, 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 दूसरा हमारा रहेगा जातिवाचक, जातिवाचक, और जातिवाचक के बाद हमारा कौन सा रहेगा, भाववाचक, भाववाचक, और चौथा हमारा रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप ऑप्शन बताएं, पानी में, दूध में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन में कहां जाएंगे, कोई नहीं पर। नहीं भैया गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मसाला। क्या कोई नहीं, नहीं किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर, तो वो देखें और सुने कि जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं, लेकिन संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। कैसे, तो जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती हैं दोनों लोग। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। जब पदार्थवाचक का उदाहरण है या समूहवाचक का उदाहरण है, तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। तो पानी किसका उदाहरण है, पदार्थवाचक का। तो पदार्थवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक में। तो किस में जाएगा, जातिवाचक में। पानी हो, दूध हो, तो किस में जाएगा, जातिवाचक में। क्यों, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद हैं। तो जब जो टीम है, ग्रुप है, कक्षा, पर्वतमाला, आयोग, समिति है, संगठन, छत्ता, भीड़ है, ये सबके शब्द, ठोस द्रव गैस, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके क्या हैं, भेद हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अगला जो प्रकार है इसका, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो लिखें 5वां प्रकार, भाववाचक। भाववाचक। अब भाववाचक क्या होती है भैया, भाववाचक संज्ञा। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, तो इसमें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा में एहसास किया जाता है। तो महसूस लिखें, महसूस, महसूस कौमा एहसास। कोई चीज क्या हो, या तो महसूस किया या एहसास की जाए, महसूस किया है, एहसास की जाए। अब महसूस या एहसास कैसे करेंगे, तो वो देखें। जैसे कोई चीज ऐसी हो जिसे हम क्या ना करें, छू ना सकें, छू ना सकें, केवल उसका क्या करें, फीलिंग, उसके अनुभव करें, उसका अनुभव हो, उसका अनुभव हो, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। तो हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण हमारा कौन सा रहेगा, उदाहरण जैसे पहला ही लिखें, प्रेम। प्रेम, तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप इसको महसूस करते हैं, ये छू नहीं सकते इसे। जैसे लिखें बुढ़ापा, बुढ़ापा। लिखें जैसे बचपन, जैसे बचपन, बुढ़ापा है, बचपन है। तो बचपन को आप छू नहीं सकते, केवल बचपन महसूस किया होगा, बचपन महसूस करते हैं। बुढ़ापा भी महसूस करते हैं, बुढ़ापा भी महसूस करते हैं। अगला हम लिखें जैसे प्रभुता, 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 दासता, प्रभुता, दासता, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, अपनापन, 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 अपनत्व, अपनत्व, दासता, हरियाली, हरियाली, सुख दुख, सुख
और दुख, सुख दुख, प्रेम है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये केवल महसूस करने वाली बातें हैं। कैसी? महसूस करते हैं, इसको हम अनुभव करते हैं। प्रभुता, दासता, ये क्या है? कोई प्रभुता, प्रभुता तो ये क्या महसूस की जाती है चीज, क्या महसूस की जाती है। स्त्रीत्व, महसूस करने वाली बातें हैं। अपनापन, भोलापन, अपनत्व, ये महसूस की जाती हैं, ये महसूस करने वाली बातें हैं, तो किसी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। दासता है, हरियाली है, क्या है? हरियाली है। दासता 2 बार हो गया, तो हरियाली है, क्या है? हरियाली। और क्या? सुख और दुख, ये क्या? केवल अनुभव करने वाली बातें हैं, तो ये किसके अंदर आएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित सुझाव अपना अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।